और दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरमंडल से सामान्यतः यूपी टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के बारे में। इसके पहले की विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत हमने जलमंडल, जैवमंडल, आर्थिक भूगोल तथा अन्य पक्षों पर बात की है। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपसे सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूर्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि निहारिका क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तप्त गैस का बादल, दूसरा एक तप्त गैस का गोला, तीसरा है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निहारिका आपकी क्या है, वो है आपकी एक तप्त गैस का बादल। तो तप्त गैस का जो बादल है उससे क्या कहते हैं, अंतर तारकीय बादल कहते हैं, जिसमें धूल कण, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस व अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ऑप्शन दिए है सूर्य किरीट, प्रच्छाया, उपछाया, ब्लैक होल। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है प्रच्छाया, जिसे आपका पेनम्बरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ऑप्शन दिए है प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, सूर्य किरीट या सूर्य धब्बा। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य की सतह का तापमान है। ऑप्शन दिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सूर्य की सतह का जो तापमान है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो लगभग में आपका जो है 4200 से लेकर 5730 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो उसके निकटतम जो है आपका वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको केल्विन में देखेंगे तो लगभग में 6000 डिग्री केल्विन रहता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने सिद्ध किया। ऑप्शन दिए हुए हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर या भैरवी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वाराहमिहिर। अब आपको बताते चले कि कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मतलब हेलियोसेंट्रिक जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि आप बताइए कि आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है, दूसरा धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, दूसरा है एक और दो दोनों सही है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। मतलब कि क्या होता है, प्रकीर्णन होता है या स्कैटरिंग होता है। अगला प्रश्न है आपसे यही पूछ लिया था कि ये जो प्रकीर्णन होता है कि आकाश का रंग नीला होता है, ये किस प्रकार का प्रकीर्णन होता है, माई प्रकीर्णन होता है या फिर आपका रेले प्रकीर्णन होता है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके किस प्रकार का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है कि सौर कलंक है। ऑप्शन दिए हैं सूर्य की सतह पर काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सूर्य की सतह पर काले धब्बे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए एक तरफ ग्रह दिए तथा दूसरी तरफ सूर्य से दूरी दी हुई है। तो पृथ्वी की दी हुई है 20.88 करोड़ किलोमीटर, जो कि आपकी सही सुमेलित नहीं है। ये आपकी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो यही आपका जो पहला विकल्प हो आपका सीधे गलत हो गया। तो अन्य विकल्प जो दिए हैं वो अपने आप सही होंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पृथ्वी के सामने दिया होगा कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो दिया 365.25 दिन। मंगल दिया हुआ है 525 दिन, तो 525 दिन की जगह पे कितना है 686 दिन है। तो यही आपका विकल्प जो है सही नहीं है। बुध 88 दिन में करता है, अरुण 84 वर्ष में करता है। अगला प्रश्न है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं युति, वियुति या फिर सिजगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं सिजगी। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो सभी लोग कक्षा 5 से ही पढ़ते आते हैं, क्या है आपका जापान को। और भी जो प्रश्न कहे जाते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जापान शब्द जो है निहोन या निप्पन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निकलते सूरज का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन। अतः जापान को निकलते हुए सूर्य का देश कहा जाता है या प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। अन्य जो तथ्य पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग याद कर लेते हैं कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश जिसे कहा जाता है वो है आपका नॉर्वे, प्रातःकालीन शांति की भूमि कही जाती है कोरिया, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, स्वर्णिम पगोड़ों का देश म्यांमार। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जो प्रश्न पृथ्वी से पूछे गए हैं, अर्थ से पूछे गए हैं,
वो कौन से हैं कि सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रह, उपग्रह, उल्काएं या पुच्छल तारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उल्काएं। अगला जो प्रश्न है आपका कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है कि 14,96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  तो आपसे जो प्रश्न और भी पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यदि अन्य दूरियों में समझा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो किलोमीटर के अलावा मीटर और प्रकाश वर्ष में क्या है। तो अगर प्रकाश वर्ष में देखा जाएगा तो 15.813 गुणे 10⁻⁻6 है। इसी तरह से आपका जो मिलीमीटर में है वो आपकी 449.598 गुणे 10⁻12। अगले जो प्रश्न फैक्ट पूछे जाते हैं कि जो पेरीहेलियन है जिसे उपसौर कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है वो घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। इसी तरह से एपीहेलियन या अपसौर जिसे कहते हैं वो घटना होती है आपकी 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने वेग से चक्कर लगाती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो अभी आपको बताया है कि इसे कहते हैं उपसौर, पेरीहेलियन। अगला है कि अपसौर की स्थिति होती है। ऑप्शन दिए 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई या 22 दिसंबर। तो आपका जो है उत्तर है वो आपका है 4 जुलाई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो आपका सही उत्तर है 5.5। और आपसे और भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान क्या है। तो वो 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। और पृथ्वी की जो निर्माण में जो सहायक तत्व हैं उनमें लोहा का जो प्रतिशतांक है वो 32 है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, वही आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका या नेबुला से हुई है। यह कथन किस विद्वान की विचारधारा है। ऑप्शन दिए हुए हैं जेम्स जीन्स, लाप्लास, कांट और होयल लिटिलटन। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लाप्लास। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने दी थी। तो लाप्लास ने दी थी। अभी आपको इसके पहले प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है वायव्य की परिकल्पना, जो कि 1755 ईस्वी में दी गई थी, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित थी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कांट किस देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपका जो सही उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकंड है। इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच जो दूरी है वो कितनी है और चंद्रमा से प्रकाश का पृथ्वी पर आने में लगभग में औसतन कितना समय लगता है। और जो फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच में क्या है, लट्टू की तरह घूमती है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके पहले जो हमने आपको परिधि बताई कि पृथ्वी की जो परिधि है वो विषुवत रेखा पर 40,075 है। इसी तरह से जो ध्रुव है, ध्रुवों पर ये कम होती है जो कि 40,008 है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 40,076 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्यास्त तक कितना समय लगता है। तो जो लगभग में आपके आसपास है वो आप देख लीजिए 9 मिनट लगा दीजिएगा, वैसे आपको 500 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यही प्रश्न अपने आप से पूछा था, वो है 1.3 सेकंड। अगला प्रश्न है कि 2 बसंत विषुवों वर्नल इक्विनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका सही उत्तर है 365 दिन। और आपको बताते चले कि 20-21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है और 2 बसंत विषुवों के बीच में 365 दिनों का अंतर होता है, ठीक है। और 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो आपको मालूम होगा, आप तुरंत बता सकते हैं कब होगा। तो आपका होगा दिसंबर में। कब? 22 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका दिसंबर में हो जाएगा, 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर है 81%। अगला प्रश्न है कि मोहरोविसिक असांतत्य या मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी स्थित है। ऑप्शन दिए हैं पर्पटी और मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, ऊपरी एवं निचली पर्पटी के मध्य में, या फिर मेंटल या बायक्रोड के बीच में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पर्पटी और मेंटल के बीच में। अब आपको मैं बताता चलूं कि 1909 में रूसी वैज्ञानिक मोहरोविसिक ने इसकी खोज की थी, जो कि भूपर्पटी या क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो पर्पटी है, क्रस्ट है, उसको डिवाइड करने वाली दो भागों में अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में कौन सी डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है? तो वो है आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो उसके बाद जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल उसको डिवाइड करने वाली मोहरोविसिक हो गई। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली रिपेटी हो गई। और उसके बाद लोअर मेंटल और अपर कोर को डिवाइड करने के लिए जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी जो है कौन सी है? वो आपकी गुटेनबर्ग है। और अपर कोर और लोअर कोर को डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी लेहमैन जेफरीज डिसकंटिन्यूटी है। तो आपकी जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कई बार ये पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मोह असंतत्य क्या है? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में डिवाइड करने वाली गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये आपसे पूछा ही जाता है कि मेंटल और अंतरतम भाग को डिवाइड करने वाली है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। अगला जो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों के संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से या ऊर्जा शक्ति से प्राप्त करता है? ऑप्शन दिए गुरुत्वाकर्षण से, रेडियोएक्टिव पदार्थों से, चट्टानों के भार से या संवहन से। तो आपका सही उत्तर है रेडियोएक्टिव तत्वों के पदार्थों से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो निफे में आपका जो है क्या होता है? निकिल और आपका लोहा होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है? उसे कहते हैं आपका क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी जो औसत घनत्व है वो आपका ऊपरी क्रस्ट का 2.8 और निचली क्रस्ट का आपका 3 होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? तो आपका जो सही उत्तर लगभग में 100 किलोमीटर के आसपास मिलते हैं, लेकिन आपका 80 किलोमीटर माना जाता है। अगला जो प्रश्न है जिसे आपको स्टेनोस्फीयर भी कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है? तो आपका सही उत्तर है 32 मीटर पे। अगला प्रश्न है कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। तो वो है आपकी प्राइमरी जो वेव्स होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं जलवायु का वर्गीकरण ट्रिवार्था, पृथ्वी की परतें वेवल, अपर्दन चक्र पेंक, पृथ्वी की उत्पत्ति आपका लाप्लास। तो आपका पृथ्वी की परतों को वेवल ने नहीं बताया था, जबकि पृथ्वी की परतों को स्वेस और होम्स महोदय ने बताया था। वेवल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था, जो कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित था, जबकि अपर्दन चक्र सिद्धांत पेंक से संबंधित था, पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास से और जलवायु का वर्गीकरण ट्रिवार्था से। अगला प्रश्न है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है? ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल झुके होने के कारण। तो आपका यही उत्तर सही है, आपका डी नंबर। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है? तो ऊपरी परत क्या कहलाती है? आपकी सियाल कहलाती है, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। और अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भूगणित और भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? तो वो आपके लगभग में 30 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। तो आपका सही उत्तर है आपका दोनों कथन सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 9 तारक संकल्पना नियो थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन दिए चैम्बरलेन मोल्टन, होयल लिटिलटन, कार्ल वान वासेकर या ऑटो स्मिथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है होयल और लिटिलटन, जो कि सिद्धांत दिया गया था 1939 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दोनों गणित के प्रोफेसर थे, होयल लिटिलटन। और अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि सौरमंडल के अन्य ग्रह और उपग्रह से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सामान्य प्रश्न है आपका, वो आपका बृहस्पति हो गया। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है? वो भी आपका बृहस्पति, सेम प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है आपका बुध हो गया। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन से ग्रहों का क्रम है? तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपसे जो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि ध्रुव तारा का संकेत जो है वो सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है, और सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है दिए हुए, तो आपका बुध है। उसके बाद पूछा जाता है कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो आपका बृहस्पति हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कथन कारण वाला, कि कथन दिया हुआ कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, कारण दिया है शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो आपका दोनों कथन सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो यही आपका विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्र दिवस की जो अवधि है वो 24 घंटे 52 मिनट होती है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि मार्स या मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो वो आपका कहते हैं एस्टेरॉइड्स या अवान्तर ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है आपका बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और जो लाल धब्बे पाए जाते हैं इस ग्रह पे पाए जाते हैं, और जबकि जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से या रेड प्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका शुक्र हो गया। और आपको बताते चले कि जो मैगलेन अंतरिक्ष यान है उसमें रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर जो भेजा गया ये मिशन वो आपका 1989 ईस्वी में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि जेनस, टाइटन और हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शनि का। अगला प्रश्न है कि हैली, गैल तथा विल्सन क्या हैं? तो ये आपके जो हैं वो आपका धूमकेतु। अगला प्रश्न है कि कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो आपकी है प्लेटो पर। अगला प्रश्न है जो कि प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं से है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर है यूनानियों के द्वारा किया गया था। हिप्पार्कस जो था जिसने जो यूनानी खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था जिसने विषुव की खोज की थी और वर्ष की गणना 6.5 मिनट की परिशुद्धता तक की थी, और उसने ही सबसे पहले वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो आपका सही उत्तर है 4 मिनट। 1 घंटा पार करने में कितना लेती है? 15 मिनट। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधान यामोत्तर कहते हैं, तो प्रधान यामोत्तर आपको जो कहते हैं वो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसे प्रधान जो कि लंदन के निकट से होकर गुजरती है। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है उसको जानने के पहले आप याद कर लीजिए कि प्रधान माध्यांतर जो रेखा है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और घाना देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे तथा लीमा का समय 5 घंटा आगे है, तो लीमा और बेरूत की देशांतर रेखा क्रमशः होगी। तो ग्रीनविच आपका मान लीजिए 0 है, तो आपसे पूछा गया कि 2 घंटे आगे है, तो आपका क्या हो जाएगा? 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा? हाँ, आपको देखना है कि बेरूत 2 घंटा आगे है और लीमा आपका जो है कितना है? 5 घंटे पीछे है। तो आपका जो बेरूत है वो 2 घंटे आगे हो जाएगा, मतलब कि 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा, और लीमा जो है आपका 75 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, जबकि आपको बेरूत पहले होना चाहिए। तो 30 डिग्री पूर्व हो गया, 75 डिग्री पश्चिमी हो गया। अगला प्रश्न है कि अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। आपका जो ऑप्शन दिए हैं आपका सही है कि देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा द्वारा, जैसे भारत का 82.5 डिग्री मध्यवर्ती देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? आपकी सही उत्तर कौन सा है आपका? वो है 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थानों पर समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। ऑप्शन दिए 180 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का या 0 डिग्री देशांतर का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 180 डिग्री देशांतर का। तो इन वीडियोज को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें, और कोई उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है,
जिससे यह ऑप्शन दिए सामान्य प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। दूसरा है प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा है बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है। तीसरा है समान प्रशासनिक खंड को बांटती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभक्त नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो आपका जो सही उत्तर है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न है जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख क्या हो जाती है? तो वो आपकी जो है 1 दिन घट जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से होकर गुजरती है? तो आपको गुजरती है दिए गए विकल्प है कि हवाई द्वीप, क्विक द्वीप, सांता क्रूज द्वीप। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका फिजी द्वीप है। अगला प्रश्न है कि जो कि मानचित्र रेखाओं से पूछा गया कि जीआईएस किसका लघु रूप है? तो आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला है समोच्च रेखाएं क्या कहलाती हैं? वो आपका जो सही उत्तर है कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं जिन्हें हाइप्स भी कहते हैं। और समान वायु दाब वालों को आइसोबार्स कहते हैं। समान गहराई वालों को आइसोबाथ कहते हैं। समान वर्षा वालों को आइसोहाइट कहते हैं। समान औसत मेघाच्छादनता वाले को आइसोनेफ कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन दिए हैं मर्केटर, नोमानिक, जावकी या मालवेट प्रक्षेप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोहाइट आपका वर्षा है, बिल्कुल सही है। आइसोबार्स दबाव है, ये भी आपका सही है। आइसोथर्म आपका तापमान है, ये भी सही है। आइसोहेल्स जो है आपका आर्द्रता नहीं है। तो आइसोहेल्स क्या है? सूर्याभितप वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ठीक है। और आपका जो दिया हुआ है कि आर्द्रता वाला उसको नापते हैं आपको हाइग्रोमीटर से। अगला जो प्रश्न आपसे है कि आप बताइए कि समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? तो समोच्च रेखाओं को आइसोहाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो आपको प्रश्न बताए गए काफी उपयोगी होंगे और आगामी परीक्षाओं के क्विक रिवीजन के लिए बेहतर होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद पूरा हो सके और उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। धन्यवाद।